मोस्ट वेलकम है। कल से मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास है वो पढ़ाना शुरू किया था। कल हमने 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत जो जानकारियां थी वो हमने प्राप्त की थी। आज हम 1781 का सेटलमेंट एक्ट है वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था उसके तहत क्या किया गया कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। याद रखना फ्रेंड्स, जो भी नया एक्ट बनेगा, जो भी नया अधिनियम बनेगा, वो पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करने के लिए ही बनाया जाएगा। जो ये अपना सेटलमेंट एक्ट था, इसे बनाने का सुझाव एडमंड वर्क के द्वारा दिया गया। याद रखना फ्रेंड्स, जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था उसको बनाने के लिए जो सुझाव दिया था वो दिया था एडमंड वर्क के द्वारा। और याद रखना, इस एक्ट के द्वारा कौन सा एक्ट अपना 1781 का सेटलमेंट एक्ट, इस एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार और ओडिशा तीन राज्य अपने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का प्राधिकार कलकत्ता सरकार को सौंपा गया। याद रखना फ्रेंड्स, इस सेटलमेंट एक्ट के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का, विधि बनाने का जो अधिकार था वो कलकत्ता सरकार को सौंपा गया। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम कि सेटलमेंट के द्वारा और क्या काम किए गए। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा 1781 का सेटलमेंट है, इसमें क्या किया कि जो मुख्य प्रावधान था, इसमें मुख्य प्रावधान, याद रखना 1781 के सेटलमेंट का जो मुख्य प्रावधान था वो था हमारे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, या अपन ये कहें कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है, गवर्नर जनरल की परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। और जब परिषद को ही सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि सर्वोच्च न्यायालय पर यह रोक लगा दी कि वह कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकता। और देखिए, एक और इम्पोर्टेंट तथ्य जो हमारे सेटलमेंट के अंदर है वो अपना ये है कि जो राजस्व अधिकारिता थी उसको भी समाप्त कर दिया गया कि वो सर्वोच्च न्यायालय के तहत नहीं आएगा। उसके बाद देखते हैं हम कि जो गवर्नर जनरल की परिषद थी, अब जो नियम बनाएगी उसे सर्वोच्च न्यायालय से पंजीकृत कराना भी आवश्यक नहीं होगा। ये और नोट कर लीजिए आप कि परिषद द्वारा जो कानून बनाया जाएगा उसे सर्वोच्च न्यायालय से पंजीकृत कराना
पंजीकृत कराना आवश्यक नहीं, आवश्यक नहीं। तो इस सेटलमेंट एक्ट में याद रखना फ्रेंड्स कि इस रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एडमंड बर्ग के द्वारा एक्ट बनाया गया था। उसने सुझाव दिया था इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का जो प्राधिकार था वो कलकत्ता सरकार को दे दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया और परिषद द्वारा जो कानून बनाए जाएंगे उसे भी सर्वोच्च न्यायालय से पंजीकृत कराया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो अगला एक्ट पढ़ रहे हैं वो है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए आप, वो है हमारा अगला एक्ट है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो बनाया गया था फ्रेंड्स 1784 में। आपको अच्छी तरह से याद करना है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट बना था फ्रेंड्स वो बना था 1784 में। इसे अगर अपने को ये पूछ लिया जाए कि ये पिट्स इंडिया एक्ट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो हमें उत्तर देना है ब्रिटिश पीएम। क्या देना है अपने को? ब्रिटिश पीएम, और उसका नाम था फ्रेंड्स विलियम पिट। विलियम पिट के द्वारा, विलियम पिट के द्वारा। इसीलिए इसका जो नाम है वो पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया, क्योंकि ब्रिटिश पीएम विलियम पिट ने है उसके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। देखिए इसमें क्या किया, याद रखना, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। कार्यों को दो भागों में बांट दिया। इंपॉर्टेंट है, कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। देखते हैं फ्रेंड्स कि वो कौन कौन से काम हैं और किसको वो काम सौंप दिए गए। देखते हैं हम कि देखिए जो व्यापारिक कार्य थे, कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे वो किसी और को दे दिए गए, और जो इसके राजनीतिक कार्य थे उनका प्रशासन किसी और संस्था के द्वारा संभाला जाने लगा। तो जो व्यापारिक कार्य हैं वो तो फ्रेंड्स याद रखना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, व्यापारिक कार्यों का संपादन तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा किया गया। और जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे, कंपनी के जो राजनीतिक कार्य थे वो याद रखना फ्रेंड्स बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संपादित किए जाने लगे। तो द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया कि कंपनी के कामों को दो भागों में बांट दिया फ्रेंड्स। व्यापारिक कार्य तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा, और जो राजनीतिक कार्य है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा संपादित किए जाने लगे। उसके बाद देखते हैं हम इसमें कि दो मुख्य कारणों से ये अधिनियम था, अपने महत्वपूर्ण था। देखते हैं हम, यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। यह अधिनियम दो मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था। जो पहला कार्य है वो है इसके अंदर कंपनी के भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। आधिपत्य क्षेत्र कहा गया, अर्थात भारत में
वो क्षेत्र जो कंपनी के अधीन आता था, उन्हें सबसे पहले ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है वो इसी ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत कहा गया, जो 1784 में बना था। और दूसरा है ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। और एक और इम्पोर्टेंट पर्सन वो क्या है फ्रेंड्स, देखिए, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, गवर्नर जनरल की परिषद में सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो सेटलमेंट एक्ट था उसके अंदर हमें जो मद्रास और मुंबई की सरकार थी उनको पूरी तरह से अपने बंगाल सरकार के अधीन किया गया था। तो उस समय पड़ा था, वो चीज अभी भी लागू है। तो पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहा। कंपनी के कामों को 2 भागों में बांट दिया। ये वाली जो चीज है इसके अंदर वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्यापारिक कार्य तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किए जाने लगे और राजनीतिक कार्य बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। उसके बाद ये अधिनियम 2 मुख्य कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। क्या कहा गया? कंपनी के अधीन क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी और प्रशासन संबंधी कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण है जो प्रदान किया गया। यानी कुल मिला के बात यह है कि भारत के ऊपर संपूर्ण रूप से ब्रिटेन का पूरा नियंत्रण हो गया। और गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें भी सदस्य संख्या है वो 4 से घटा करके फ्रेंड्स, और वो कितनी कर दी गई? अपने 3 कर दी गई। उसके बाद हम इसके अंदर देखते हैं कि 1784 के एक्ट के बाद और कौन से काम किए गए, यानी और कौन सा अधिनियम बनाया गया। तो हम आगे पढ़ते हैं इसके अंदर कि इस एक्ट के बाद जो अधिनियम बनेगा वो बनेगा फ्रेंड्स हमारा चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1784 के बाद में एक और बना था हमारा, हमने अभी लिखा था पिछली क्लास के अंदर, हमारा 84 के बाद में 1793 वाला बना था हमारा। अब देखते हैं हम कि 1793 का जो चार्टर एक्ट था उसके तहत क्या किया गया। चार्टर एक्ट जो 1793 में बना था, 1793 में बना था, उसके तहत देखते हैं फ्रेंड्स क्या क्या किया गया। लिखिए, देखते हैं। कंपनी के अधिकारों को अभी बताती हूँ मैं इसके बारे में आपको। कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। हमने 1773 के अधिनियम में जो बात की थी कि कंपनी जो थी उसको 15 वर्षों के लिए, उसमें नहीं, हमने बात की थी 1600 ईस्वी के अंदर जो एक वो महारानी ने जो लेख जारी किया था, ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट ने, वो कंपनी के अधिकार थे उनको 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। देखते हैं हम इसमें। और जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया, तथा
नियंत्रक मंडल के तथा नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। याद रखना फ्रेंड्स कि कंपनी के अधिकारों को एक तो 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया, दूसरा कंपनी के अधिकारों जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे उनको भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था की गई। कौन से एक्ट की बात कर रहे हैं हम? चार्टर की बात कर रहे हैं, 1793 का जो एक्ट था। उसके बाद देखते हैं हम इसमें, और इसके अंदर कोई इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है जो 1793 में हमारा लिखने वाला है, सिर्फ अपने को यही एक चीज ध्यान करनी है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट जो हमारे 1813, देखो इसके अंदर क्या क्या किया गया। जो पहला तथ्य है, ईसाई मिशनरियों को भारत में, इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को पहली बार, ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसाई जो मिशनरी थे उनको भारत में पहली बार धर्म प्रचार की जो आज्ञा दी गई थी फ्रेंड्स, याद रखना चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा दी गई थी। उसके बाद देखो, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर, इंपॉर्टेंट 1813 में है ये, एकाधिकार को समाप्त कर, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार दिया गया। व्यापार का अधिकार दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1813 में। तो एक तो ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी थी, दूसरा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और याद रखना फ्रेंड्स, जो जितने भी ब्रिटिश लोग थे उनको व्यापार का अधिकार दिया गया। किंतु एक चीज ध्यान रखना, किंतु अभी भी चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। किसका? कंपनी का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैसे तो सारे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए, लेकिन फिर भी चाय का जो व्यापार था, और एक चीज और है, चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, साथ ही चीन के व्यापार पर भी एकाधिकार बना रहा। व्यापार पर भी एकाधिकार बना रहा। वेरी मोस्ट फैक्ट है ये, याद कर लेना आप इसको अच्छे से। उसके बाद देखेंगे एक और चीज है जो हमारे इस अधिनियम के तहत की गई थी। वो चीज है मित्रों, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 1813 का पूरा अधिनियम भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। और ध्यान रखना,
एक चीज और इंपॉर्टेंट यहाँ पर, वो क्या है फ्रेंड्स, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, बार बार इन्हीं का नाम आएगा। कलकत्ता, बंबई व मद्रास सरकार द्वारा, सरकारों द्वारा लिख लेते हैं अपन, कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार द्वारा निर्मित विधियों को ब्रिटिश सरकार से सहमति से मतलब कुल मिला के बात है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार द्वारा निर्मित विधियों को ब्रिटिश सरकार से सहमति लेना अनिवार्य कर दिया। बड़ी लाइन में लिखेंगे, हम इसको यहीं खत्म कर देते हैं कि जो कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकार द्वारा निर्मित विधियां हैं उनको ब्रिटिश सरकार से सहमति लेना है, वो अनिवार्य कब कर दिया, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दोबारा से बताती हूँ मैं आपको, 1813 वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ईसाई मिशनरियों को पहली बार भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दी गई, अनुमति दी गई। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का एकाधिकार दिया, किंतु अभी भी चाय और चीन के साथ कंपनी के व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष, याद रखना फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही। कलकत्ता, बंबई और मद्रास सरकारों द्वारा जो कानून बनाए जाते थे, विधियां बनाई जाती थी, उनको ब्रिटिश सरकार से सहमति लेना है वो अनिवार्य कर दिया। ये बात है हमारे 1813 के चार्टर एक्ट की। उसके बाद देखो फ्रेंड्स, हम जो आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारा अगला एक्ट है हमारा 1833। अगला चार्टर एक्ट है अपना चार्टर एक्ट 1833। क्या है हमारा चार्टर एक्ट 1833, यानी 1833 के अंदर जो चार्टर एक्ट बना उसमें क्या क्या किया गया। देखिए, कंपनी का जो साम्राज्य था इसके द्वारा भारत में काफी हद तक बढ़ गया, और ये जो अधिनियम बनाया गया था उसका जो उद्देश्य था, ध्यान रखना फ्रेंड्स, 1813 के अधिनियम में रही कमियों को दूर करने के लिए, यह अधिनियम बनाया गया, यह एक्ट बनाया गया। 1813 के एक्ट में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए अपने ये एक्ट बनाया गया। देखते हैं फ्रेंड्स, जो कंपनी का अधिकार था पिछले वाले में 20 साल बढ़ा था, इस बार पुनः उसे 20 साल और बढ़ा दिया गया। कंपनी का अधिकार अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। इंपॉर्टेंट, पिछले वाले में 13 वाले में भी कंपनी का अधिकार है वो अगले 20 वर्ष तक बढ़ा दिया गया, और जब 33 में 20 साल होने वाले थे तो उस अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। एक और प्रश्न देखो इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल के गवर्नर को, जो पहले केवल कलकत्ता, बंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल था, उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी पूरे देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। और देखते हैं फ्रेंड्स कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। इस चार्टर एक्ट वाले की बात कर रहे हैं हम। प्रथम गवर्नर जनरल
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो 33 के अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना है, याद रखना फ्रेंड्स, वो है हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन है हमारे? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो 1833 के अधिनियम के तहत संपूर्ण भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 के अधिनियम के तहत भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो बंबई और मद्रास की परिषद थी, उनसे विधि निर्माण की जो शक्ति थी वो वापस ले ली गई। उसके बाद ये इसके पीछे रीजन था कि पूरे जो देश था उसका ही गवर्नर जनरल एक बना दिया। पहले क्या था कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास का गवर्नर जनरल एक था। उसके बाद देखते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसमें 3 सदस्य थे, उसमें विधि सदस्य के रूप में एक चौथा सदस्य और शामिल कर लिया गया, लेकिन इस चौथे सदस्य को केवल बैठकों में भाग लेने का अधिकार दिया गया था, उसे मतदान का अधिकार नहीं था। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो 33 के अधिनियम में है फ्रेंड्स, वो है हमारा कि चाय और चीनी के साथ जो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार था फ्रेंड्स, उसको अब समाप्त कर दिया गया। फिर देखते हैं हम कि जो लॉर्ड मेकाले थे, कौन थे हमारे? लॉर्ड मेकाले। याद रखना फ्रेंड्स, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। विधि आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट पर्सन है। लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में भारत में विधि आयोग का गठन किया गया। याद रखना फ्रेंड, ये बात है हमारे 1834 की, यानी भारत में जो पहला विधि आयोग बनेगा मेकाले की अध्यक्षता में, वो बनेगा 1834 में। ये और इसके अंदर याद रखना फ्रेंड्स, जो सदस्य थे वो थे हमारे 4। विधि आयोग में जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी। इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट, कौन सा? 33 वाला। इसी एक्ट के द्वारा 1843, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा को क्या किया गया फ्रेंड्स, बताइए। याद रखना, इस एक्ट के द्वारा 1843 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। एक्ट की बात करें तो वो 1833 का एक्ट है। और कब किया गया? 1843 में उस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। और देखिए फ्रेंड्स, आगे पढ़ते हैं कि ये जो लेख, देखिए इसके बाद जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं फ्रेंड्स, 1833 के एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो बना था हमारे 1853 वाला, चार्टर एक्ट 1853। इसमें देखो क्या किया गया। पहली बार इसमें क्या किया गया? पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद, पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग कर दिया। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और जो प्रशासनिक कार्य थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। और देखो, ये जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें 6 सदस्य, गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य नए जोड़े गए। 6 सदस्य नए जोड़े गए। उसके बाद देखो,
ये जो 6 सदस्य थे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको वैसे ही बता रही थी। इन 6 सदस्यों में बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश और बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा का एक एक प्रतिनिधि शामिल था। यानी बंगाल का मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता जो उच्चतम न्यायालय था एक वहां का न्यायाधीश था, एक मुख्य न्यायाधीश था, और एक बंगाल, बिहार और आगरा प्रांत का एक एक प्रतिनिधि वो इन 6 सदस्यों में शामिल था। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम आगे इसके द्वारा और क्या किया गया। देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज थी वो, हाँ, पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन, प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करवाया गया। आयोजन